जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे अपने घरों पे। आज का जो टॉपिक है हमारा, जो नया टॉपिक है, जो नया सीखने वाले हैं, वो है हरित क्रांति। बिल्कुल, हरित क्रांति इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है आज़ादी के बाद, क्योंकि आज़ादी के बाद में हमारा जो देश था वो थोड़ा गरीब भी था और खाने के लिए बहुत प्रॉब्लम थी। तो हरित क्रांति ने बहुत हद तक इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज हम इस कंडीशन में है कि हम दूसरे लोगों को यानी बाहर के देशों में क्या करते हैं, गेहूँ या फिर चावल वगैरह क्या करते हैं, लोगों को देते हैं। अब बात करते हैं हरित क्रांति। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी, कि क्यों, क्या है ये। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है मन में कि इसकी जरूरत क्यों है, क्यों। तो क्यों के लिए तो इसके पास हमारे पास में जो आंसर है वो ये है कि इसका जो मेन पॉइंट है, मेन उद्देश्य जो है हरित क्रांति का, वो क्या था कि सबसे पहले तो क्या है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना। कृषि उत्पादन को बढ़ाना पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, खाद्यान्न की समस्या को हल करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। दो पॉइंट मैंने अभी बताया आपको। पहला पॉइंट क्या है, कृषि उत्पादन बढ़ाना, और दूसरा पॉइंट क्या है, खाद्यान्न की समस्या को हल करना। ये इसका मुख्य उद्देश्य था। इसलिए हम क्या करें, हरित क्रांति। हमारे सामने प्रॉब्लम थी, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तो उसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन है हरित क्रांति। ठीक है, अब है क्या वो देखते हैं। क्यों देख लिया, अब क्या देखते हैं कि है क्या। तो ये है उच्च उत्पाद तकनीक। क्या बोला मैंने, उच्च उत्पाद तकनीक। उच्च उत्पाद तकनीक, ठीक है। जो उच्च उत्पाद तकनीक है हमारी, यानी इसका मतलब यह है कि हमें इसमें उच्च उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी हम क्या लेंगे, यूज में लेंगे। ठीक, नेक्स्ट। अब बात करते हैं कि इनके जनक कौन है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं जनक कि हरित क्रांति का प्रारंभ कैसे हुआ, कौन इसके जनक है, सारी चीजें करते हैं। इसके जो जनक थे वो हैं नॉर्मन बोरलॉग। क्या है, नॉर्मन बोरलॉग, जो इसके क्या है, बिल्कुल जनक है। और ये है कहाँ के, अगर आपसे क्वेश्चन आया कि जनक कौन है, नॉर्मन बोरलॉग, अगर ऑप्शन में हो तो आप इसे टिक करेंगे। फिर आगे आता है देश। कौन से देश से, अमेरिका से। अमेरिका के मैक्सिको, मैक्सिको में कहां पे, यूएसए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया के अंदर इस क्रांति के जनक कौन थे, एमएस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन। अगर क्वेश्चन आता है भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन। नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि भारत में ये प्रारंभ कहां से हुए, किन किन राज्यों से इनका प्रारंभ हुआ। तो अगर हम इंडिया की बात करें भारत में, तो पंजाब और हरियाणा से इसका क्या हुआ प्रारंभ। पंजाब और हरियाणा, यहां से इनका क्या हुआ प्रारंभ। अब बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में कहां से स्टार्ट हुआ, क्वेश्चन आ चुका है ये कई बार। राजस्थान के अंदर आप दो आपको जिले याद होने चाहिए, कौन कौन से, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर स्टार्ट हुआ था हमारा हरित क्रांति। तो हमने क्या क्या पढ़ा है उससे क्वेश्चन देखते हैं क्या बनता है। सबसे पहले कि हरित क्रांति कौन से ईयर में थी, स्टार्ट हुई थी 1966 1967 में प्रारंभ हुई थी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी, ईयर दिया हुआ होता है 1966 से 1967।
एक क्वेश्चन हो रहा था क्या कि हरित क्रांति कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई थी, तो कौन सी, दूसरी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंदर इसका क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अब आपको पता होना चाहिए ये 1961 से 1966 तक थी और ये योजना 1966 में स्टार्ट हुई, आपको पता है, ठीक है। तो ये मेन क्वेश्चन है। और जनक पूछ रहे थे, ये भी क्वेश्चन है, ये सारे अपने आप में क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये लाइन क्वेश्चन है, ये लाइन क्वेश्चन है। राजस्थान, अगर राजस्थान का आप कोई कंपटीशन देखते तो ये सारे के सारे क्वेश्चन है। क्या भारत के अंदर एमएस स्वामीनाथन, भारत में कहाँ का स्टार्ट हुआ था, पंजाब तथा हरियाणा के अंदर हुआ था, फिर राजस्थान में गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी इसलिए। अब ये हरित क्रांति हो गई। पहले क्या थी, हरित क्रांति क्यों स्टार्ट की गई, यहाँ पे अनाज नहीं था, भूखमरी वगैरह बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब हरित क्रांति आई तो काफी हद तक ये सॉल्व हुई, लेकिन इसके दुष्परिणाम क्या क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। उससे पहले बात करते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन कौन ऐसी फसलें थी जिन पे इनका इम्पैक्ट हुआ था। तो फसलों के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि कौन सी फसल, ये फसलों में पहले तो हम पॉजिटिव देख लेते हैं कि किसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले हमें, वो फसलें देखेंगे हम। तो पॉजिटिव रिजल्ट हमें किस किस में मिले, बिल्कुल गेहूं और चावल। गेहूं और चावलों के अंदर हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिले। और नेगेटिव जो रिजल्ट हमें मिले, नेगेटिव रिजल्ट हमें किस में मिले, मोटे अनाज में। जो मोटे अनाज होते हैं, जो दालें बोल सकते हैं आप, ये लीजिए। तो क्वेश्चन आता है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है, क्या हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ कौन से अनाज को हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, गेहूं, नंबर 1, ठीक है। सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ गेहूं से हुआ, गेहूं का हुआ हरित क्रांति के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ा, कि किसकी उत्पादन क्षमता कम होगी, तो हम क्या बोलेंगे, मोटे अनाज, ठीक है, दालें जिसे आप बोलते हैं। अब बात करते हैं किसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या क्या था, ठीक है, तो वो भी देखते हैं, दुष्परिणाम जिसे हम बोलते हैं। तो दुष्परिणाम एक तो दिख ही रहा है, क्या, मोटे अनाजों की क्या हो गई, कम हो गई, मोटे अनाज कम हो गए। की उत्पादकता कम, ठीक है, मोटे अनाज की उत्पादकता कम हो गई। सेकंड क्या हो गया, कि मृदा की उर्वरकता, ये क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, तीसरा पॉइंट, कि मृदा की उर्वरकता कम हो गई, मोटे अनाज की उत्पादकता कम हो गई, और प्रदूषण, ये कुछ ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट थे जो हरित क्रांति से हमारे सामने आए। मैंने क्या बोला, जब भी कोई प्रॉब्लम होगी एक नई चीज डेवलप होगी। हमारे सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, सबसे पहले जब हरित क्रांति नहीं थी, हरित क्रांति आई तो हमने बहुत सारी चीजें, इन पे बहुत बढ़िया रिजल्ट मिले, लेकिन कुछ चीजों के अंदर हमें यहाँ पे मात खानी पड़ी, ये हमारे सामने नेगेटिव रिजल्ट है। तो इससे ही फिर हमने कहा गए द्वितीय हरित क्रांति। अब हम चलते हैं द्वितीय हरित क्रांति पर, कौन सी, अब हमारा जो टॉपिक रहेगा है तो हरित क्रांति, लेकिन कौन सी, द्वितीय हरित क्रांति। ये कब आई, 1987, पहले वाली 1966 1967 के अंदर आई थी हमारी, ठीक है। अब बात करते हैं क्यों आई, तो इसी बात है, क्योंकि फर्स्ट हरित क्रांति में हमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स मिले थे, तो ये आई क्यों है, ताकि हम पहली हरित क्रांति के जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे उनको किसमें कन्वर्ट कर लें, पॉजिटिव में। तो लिख लेते हैं कि भाई क्यों आई, तो उसके लिए रीजन लिख लेते हैं, प्रथम हरित क्रांति की
दुष्परिणामों को दूर करना व उत्पादन क्षमता बढ़ाना। कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ाना, ये इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। चलें आगे, ये तो मेन उद्देश्य हो गया। चलो, ये हमने देख लिया कि क्यों। अब बात करते हैं कि ये कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, फिर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम क्या ले रहे हैं इसमें, कि कैसे दुष्परिणाम दूर करेंगे और कैसे उर्वरक क्षमता बढ़ाएंगे, उत्पादन बढ़ाएंगे। तो क्या पॉइंट है हमारा, कि हम क्या करेंगे, कुछ सुधार करेंगे, तकनीकी सुधार करेंगे। तो इसके अंदर कुछ पॉइंट्स देखेंगे हम। तो पहला पॉइंट क्या देखेंगे, भू सुधार। भू सुधार देखेंगे। तीसरा भूमि सुधार, मृदा सुधार। तीसरा देखेंगे जल सुधार। नेक्स्ट देखेंगे स्वास्थ्य। नेक्स्ट देखेंगे फिर लास्ट, फिर स्वास्थ्य के बाद में ये हम कुछ पॉइंट्स हैं जो हम इसमें देखेंगे। क्या बोला, भू सुधार देखेंगे। उसके बाद में क्या देखा हमने, कि भू सुधार के बाद में मृदा सुधार, मृदा सुधार के बाद में जल सुधार, जल सुधार के बाद में स्वास्थ्य के बारे में हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। या प्रबंधन या सुधार भी बोल सकते हैं। तो अब सबसे पहले लेते हैं भू सुधार या भू प्रबंधन। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है हमारे इसमें वो है भू प्रबंधन। कौन सा है, भू प्रबंधन हमारा जो है पॉइंट है फर्स्ट। आइए, भू प्रबंधन। तो भू प्रबंधन का मतलब क्या होता है, देखते हैं। भू प्रबंधन क्या है, सुनिए। इसमें जो हम देखेंगे वो देखेंगे कृषि के प्रकार। क्या देखेंगे, जो पॉइंट है हमारा क्या है, कृषि के प्रकार। कृषि के प्रकार, कृषि के प्रकार कौन कौन सी कृषि हो सकती है। तो उसके अंदर हम जो फर्स्ट पॉइंट देखने जा रहे हैं वो कौन सा है, मिश्रित कृषि। क्या बोला हमने, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि का मतलब है कि कृषि के अंदर मिक्स होगा, क्या क्या चीज मिक्स होगी, ये कृषि प्लस पशुपालन। कि किसान जो है कृषि तो करेगा ही करेगा, पशुपालन भी साथ में साथ करेगा। तो एक पंथ दो काज। ठीक है, अब कहते हैं सबसे पहले कि हम पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं। पश्चिमी राजस्थान के अंदर हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान की। तो लिख लेते हैं हम कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान। भाई कृषि तो होगी होगी, पशुपालन भी इसके साथ में होगा। तो इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कि पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, भेड़, बकरी, घोड़े और गधे। ये कहां पे होंगे, ये सारे के सारे होंगे आपके बाड़मेर में। कहां पे होंगे, बाड़मेर में। और बात करते हैं, ये तो हो गया बाड़मेर के अंदर। अब जैसलमेर में क्या होगा, जैसलमेर में होगा हमारे ऊंट। जैसलमेर, जैसलमेर ऊंट। ऊंट क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ऊंट जो है राजस्थान का क्या है, राज्य पशु भी है। ठीक है, ऊंट जैसलमेर में होगा। ये तो होगी पश्चिमी राजस्थान की बात। अब हम किसकी करते हैं बात, बिल्कुल अब हम करेंगे पूर्वी राजस्थान की बात। पूर्वी राजस्थान, तो देखिए यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे पशुपालन अधिक होता है। क्या, पशुपालन सर्वाधिक। तो यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में क्या होता है, पशुपालन सर्वाधिक।
ये एक चीज हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है। पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं तो पूर्वी राजस्थान में देखो क्या है, दो दो तीन तीन पॉइंट देख लेते हैं इसमें। पहले बात करते हैं भैंस कि भैंस कहाँ पे अधिक पाई जाती है। भैंस है जयपुर में और अलवर, ठीक है। और दूसरी बात करते हैं गाय की, जो गाय कहाँ पे है, उदयपुर और कहाँ पे, अलवर। ध्यान रखिएगा गाय अधिकतर वहां पाई जाती है जहां पानी ज्यादा होता है, उदयपुर और अलवर के अंदर, ठीक है। याद करने के हिसाब से मैंने बता दिया। अब ये देखिए भैंस और गाय क्या देती है, दूध, बिल्कुल। तो यहाँ पे सर्वाधिक दूध होता है पूर्वी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान में क्या था, सर्वाधिक पशुपालन था, और यहाँ पे क्या है, सर्वाधिक दूध। चले आगे, चलो ये तो बात हो गई हमारे पहला मिश्रित कृषि की। अब दूसरा जो पॉइंट लेने जा रहे हैं हम, जो दूसरा पॉइंट है जो हमारा है कृषि वानिकी। क्या है, कृषि वानिकी। कृषि वानिकी क्या होता है उसको समझते हैं। कृषि वानिका का मतलब है कि कृषि प्लस बागवानी, कृषि प्लस बागवानी, ठीक है। अभी बागवानी का मतलब क्या होता है वो आप सभी को पता है, उसमें बताने की जरूरत नहीं है मुझे। अब इसमें एक चीज है क्या, राष्ट्रीय बागवानी, शुष्क बागवानी, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी, ये कहां पे है, राष्ट्रीय शुष्क बागवानी आपके इसके अंदर। पहले तो राष्ट्रीय शुष्क बागवानी, शुष्क बागवानी में क्या क्या चीजें आएंगी तो वो हमें पता होना चाहिए। पहला हो गया जैसे बेर हो गए, ठीक है, जैतून हो गया, और क्या हो गया, खजूर हो गया। तो इनके लिए पानी की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, इसलिए शुष्क बागवानी ये बीकानेर के अंदर है, ठीक है। कहाँ पे है, बीकानेर। ये कृषि बागवानी ये हो गई। अब 2 पॉइंट और ध्यान रखने हमने इसमें, क्या, मिशन। ये जो है इसमें 24 जिले हैं, ध्यान रखेंगे, ये कई बार पूछा जा चुका है। 24 जिले। और राष्ट्रीय बांस, बांस नहीं होगा, बांस मिशन, इसमें कितने जिले थे, 11 जिले, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे हम, क्या, कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 24 जिले थे और राष्ट्रीय बांस मिशन में कितने थे, हमारे 11 जिले। तो ये तो बात हो गई सेकंड पॉइंट की। अब हम बात करते हैं इजरायली कृषि की। तीसरा पॉइंट, इजरायली कृषि। देखिए इजरायली कृषि, इजराइल किस लिए फेमस है, वो टेक्नोलॉजी के लिए फेमस है। तो इसमें ऐसा ही कुछ होगा। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात करते हैं वो करते हैं पश्चिमी राजस्थान की, पश्चिमी राजस्थान में चलते हैं, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में क्या है, पश्चिमी राजस्थान, यहाँ पे एक पौधा है जोजोबा, वो होगा, ठीक है। क्या बोला मैंने, वो होगा या जोजोबा। ये क्या है, एक पौधा है, ठीक है, पौधा है। इसे क्या बोलते हैं, पीला सोना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, पीला सोना। पीला सोना क्यों बोलते हैं वो भी देखते हैं। पीला सोना बोला गया इसको, क्यों, क्योंकि ये क्या बनता है, पेट्रोलियम बनता है इससे, ठीक है। पेट्रोल वगैरह जो है इससे बनता है। अब बात करते हैं दक्षिणी राजस्थान की, कहां पे, दक्षिणी राजस्थान। अब दक्षिणी राजस्थान के अंदर रतन जूत, बिल्कुल आपने बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये फेमस भी हो चुका है बहुत। रतन जूत, जेट्रोपा, जेट्रोपा के नाम से भी जाना जाता है इसको। ये बायो डीजल जो है वो इससे प्राप्त होता है, किससे,
रतनजोत जेटरोपा से, डूंगरपुर वगैरह जो है वहां से ये प्राप्त होता है पौधा है रतनजोत जेटरोपा। और पश्चिमी राजस्थान के अंदर उहुबा जोजोबा क्या है, एक पौधा है जिससे क्या बोलते हैं, पीला सोना। बिल्कुल। अब हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी क्रांतियां पढ़ते हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये सब पढ़ने के बाद भी हमारे सब कुछ बेकार हो जाता है अगर हमें वो नहीं आता है। तो वो कौन कौन सी क्रांति है वो देख लेते हैं। कुछ मुख्य क्रांतियां, प्रमुख क्रांतियां, जो हमारा टॉपिक का नाम है वो क्या है, प्रमुख क्रांति। पहले हम लेते हैं नीली क्रांति। कौन सी क्रांति? नीली क्रांति। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से। अब आप बोलोगे मछली तो नीली होती नहीं है। बिल्कुल, मछली कभी भी नीली नहीं होती, लेकिन वो जिस पानी में रहती है उसका कलर हम देखते हैं क्या होता है, आसमान से देखते हैं, जब भी फोटो होती है, जब पृथ्वी को देखते हैं तो नीला नीला सा दिखता है, इसलिए नीली क्रांति। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दूसरा, लाल क्रांति। लाल क्रांति में टमाटर और मांस, ऑप्शन के अंदर दोनों में से कोई एक होगा। अगर कोई पूछे लाल क्रांति संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप बोलेंगे टमाटर। अगर टमाटर नहीं तो आप किस पे टिक लगाएंगे? मांस पे। आइए, थर्ड, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्या होता है? झींगा। झींगा मछली होती है, ठीक है, झींगा इससे संबंधित है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, श्वेत क्रांति। ये तो आपको पता ही होगा। श्वेत क्रांति किससे है? दूध से संबंधित है। हरित क्रांति बताने की जरूरत नहीं है, इसको तो आप सब जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, श्वेत होगा, गुलाबी हो गया, लाल हो गया। अब आते हैं गोल क्रांति। गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। आलू कैसा होता है? गोल, इसलिए गोल क्रांति आलू से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। गोल हो गया, एक क्रांति और बच गई हमारी, रजत क्रांति। बिल्कुल, रजत क्रांति किससे है? अंडे से रिलेटेड है, ठीक है। ये कुछ क्रांतियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नीली क्रांति मछली से, लाल क्रांति टमाटर और या मांस से, गुलाबी झींगा जो होता है गुलाबी कलर का होता है, श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, गोल क्रांति आलू से संबंधित है, और रजत क्रांति अंडे से रिलेटेड। और हरित क्रांति का मतलब है क्या है, फसल वगैरह से संबंधित है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।